हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ द इंडिपेंडेंस। बोले तो जिस वक्त हम आज़ाद हुए हैं, जिस वक्त हम स्वतंत्र हुए हैं, उस वक्त इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, क्या हमारे हालात हैं। तो ये चैप्टर रियलिटी में बहुत ईजी है। इस चैप्टर को मैंने डेफिनेटली 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यस, इस चैप्टर को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इन 10 पार्ट्स को हम पूरा सीक्वेंस में स्टडी करने वाले हैं। इन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा कि ब्रिटिश रूल से पहले, बोले तो अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में हमारी सिचुएशन क्या थी। बोले तो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश लोगों के आने से पहले हमारी सिचुएशन कैसी थी। फिर हम ये स्टडी करेंगे कि जब वो आ गए, जब अंग्रेज भारत में आ गए तो अंग्रेजों ने हमारा किस तरह से शोषण किया, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे हम समृद्ध भारत से पिछड़े हुए भारत में तब्दील हो गए, ये आखिर हुआ कैसे। ये हम पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से फीचर हैं जिस वक्त हम आज़ाद हुए हैं। बोले तो 15 अगस्त 1947 को हमारे हालात देश में आखिर थे क्या। फिर हम इन हालातों को, इन सिचुएशंस को कुछ हिस्सों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था जिस वक्त हम आज़ाद हुए हैं। पांचवी बात हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में हमारे हालात कैसे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद डेफिनेटली हमको फिर से स्टडी करना पड़ेगा हमारा ये फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बाद हम स्टडी करेंगे कि हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, जिसके अंदर हम बर्थ, डेथ और लिटरेसी रेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। बोले तो हम कितना एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, कितना हम इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट थे। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बोले तो रोड, रेल, पोर्ट्स, हमारे जो बंदरगाह हैं या कम्युनिकेशन सेक्टर, उस मामले में हमारी हालात कैसी थी। फिर हम ये देखेंगे कि भाई ब्रिटिश लोग तो चले गए, अंग्रेज तो भारत से चले गए, नुकसान तो बहुत हुआ ही हुआ, पर फिर भी उनकी वजह से हमको क्या पॉजिटिव सीखने को मिला, पॉजिटिव इंपैक्ट उनका भारत पे आखिर क्या रहा। तो ये 10 टॉपिक्स हैं। ये 10 टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। सीक्वेंस में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेटली स्टडी करेंगे कि ब्रिटिश लोगों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे हालात देश में आखिर थे कैसे। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे हालात कैसे थे, उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ ईयर्स हैं, ईयर्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू के अंदर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो ऑफिशियल इंडिया के अंदर जो हमारी जनगणना हुई है, हमने जनसंख्या की काउंटिंग कब की है, 1881 में। इसके बाद क्या हुआ, हर 10 साल के अंदर हमारे देश में जनगणना होती है। हम काउंट करते हैं कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, देश में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये सब होता है। फिर हमारे पास एक ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड भी आया है। इसको इन्होंने बोला है 1921। 1921 के बाद देश में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी जिसके बाद देश में पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रही थी और लगातार बढ़ रही थी। पहले इतना नहीं था, बट ये 1921 को इन्होंने बोला ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये ईयर आपको याद रखना है, 1921। फिर बैटल ऑफ प्लासी 1757। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब इंडिया में सेटअप हुई है, 1907 में। फिर इसी तरह से कह रहा है कि इंडिया के अंदर रेलवेज कब आया है, क्योंकि ब्रिटिश लोग जब यहाँ पे रह रहे थे तो उन्होंने रेलवेज पर बहुत फोकस किया है। रेलवेज यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई है। तो रेलवे कब आया है, 1850 में। इसी तरह से एक स्यूज कैनाल ओपनिंग है 1869, 1869। ये एक डायरेक्ट रूट था शिप्स को लेकर जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ताकि हम अपना माल सीधा वहां पर लेके जा सकें। तो ये कुछ डेट्स हैं, आप चाहें तो इनको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ईयर्स कभी कभी एमसीक्यू फॉर्म में आ जाती हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। हम ये देखेंगे कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में आखिर हालात कैसे थे। इनको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में देख लेते हैं
कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे हालात क्या थे। अंग्रेजों के आने से पहले हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी हमारी अर्थव्यवस्था, हम खुद ही खाते कमाते और खर्च करते थे, आराम से रहते थे, बहुत मजे की जिंदगी हमारी देश की चल रही थी। फिर क्या कहता है, कहते हैं हमारा एग्रीकल्चर हमारा मेन काम था, हमारी जिंदगी जीने का जो मेन साधन था एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर की वजह से हम कमाते थे, वहीं से हम खाते थे, परिवार के लिए खुश रहते थे, हम समृद्ध थे। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो हमारा एडवांस था। फिर इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के लिए बहुत फेमस था, हमारे प्रोडक्ट फॉरेन के अंदर बहुत फेमस थे, तो फॉरेन के अंदर हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी हैंडीक्राफ्ट को लेकर। तो हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, इसको मैं आगे एक पिक्चर फॉर्म में आपके सामने लेकर आऊंगा। और हमारी जो फेमस थे हम किसमें, कॉटन में, सिल्क में, मेटल्स में हम बहुत फेमस थे। तो हमारी जो इंडियन प्रोडक्ट थे हमने वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर कब्जा किया हुआ था, हम लगा लो कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करते थे, हमारे प्रोडक्ट बहुत फेमस थे, हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, और कहीं ना कहीं हम क्वालिटी के मामले भी बहुत अच्छे थे, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि लोग दिल के सच्चे थे, नेक थे, ईमानदार थे, तो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटीज़ भी दुनिया के सामने बहुत अच्छी रही है। तो ब्रिटिश के आने से पहले हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सिचुएशन में रहे हैं। वही बात इन्होंने यहाँ पर आपकी बुक के लैंग्वेज में समझा दी कि भाई ब्रिटिश के आने से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, समृद्ध थी। हम रियलिटी में क्या थे, सेल्फ रिलायंट थे, बोले तो आत्मनिर्भर थे। हम क्या थे, समृद्ध हमारी इकोनॉमी थी। हमारे जितने भी सेक्टर थे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, किसी भी सेक्टर की बात करें, हम हर सेक्टर के अंदर हमारी जो भी थी हम समृद्ध थे, हमारी इकोनॉमी ओवरऑल बहुत अच्छी चल रही थी। फिर इन्होंने क्या बोला, हमारा जो मेन काम था वो एग्रीकल्चर हमारा मेन काम था, हम खेती बाड़ी का काम करते थे। अधिकतर जो लोग थे, मतलब देश की पॉपुलेशन का 2/3 मतलब 67% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो किस पर डिपेंड करती थी, हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। और जितने भी हमारे किसान भाई थे वो इसी काम को बहुत इंजॉय करते थे, क्योंकि वो अपनी जमीनों के खुद ही मालिक होते थे, और उनको एक छोटा सा टैक्स पे करना पड़ता था। किसको, सीधा राजा को। जो भी राजा होता था, राजा को हम सीधा टैक्स पे करते थे, और क्योंकि हम टैक्स डायरेक्ट पे कर रहे थे इसलिए कोई मिडल मैन नहीं था, कोई भी शोषण नहीं हो पाता था। क्योंकि किसी भी इंसान का शोषण तब होता है जब बीच के लोग खाने पीने वाले बैठे हो, बीच के लोग रिश्वतखोरी करते हो। बड़ी यहाँ पर क्या था, जो भी किसान थे ये सीधा अपना टैक्स किसको पे करते थे, राजा को पे करते थे, इसलिए कोई बिचौलिया नहीं था, मिडल मैन नहीं था, इसलिए हमारा शोषण भी नहीं होता था। फिर तीसरी बात क्या कह रहा है कि भाई ब्रिटिश के आने से पहले हम हैंडीक्राफ्ट के अंदर बहुत अच्छे थे, ये बात हमने बहुत अच्छे से भी देख ली। फिर हम ज़्यादातर कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, बाहर की कंट्री को हम कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स ही भेजते थे। और इंपोर्ट हमारा कौन सा होता था, बाहर से हम क्या मंगवाते थे, बाहर से हम गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा मंगवाते थे। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी हालात ये थी। पर रियलिटी में हुआ क्या, रियलिटी में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोग जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने हर वो काम किया जिससे हमारा देश सोने की चिड़िया से गरीब देश बनता गया। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इंडिया से सारा रॉ मटेरियल खुद सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इंडिया से वो क्या करते थे, कच्चा माल या जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे खुद के बेनिफिट के लिए यूज करने स्टार्ट कर दिए। वो यहां से सारा का सारा कच्चा माल अपने इंग्लैंड में या ब्रिटिश में लेकर जाते थे। हमारे रिसोर्सेज उन्होंने वेस्ट करने स्टार्ट कर दिए, यहां से वो कच्चा माल लेकर जाते थे। ब्रिटिश के अंदर माल इंडस्ट्रीज में रेडी होता था, वहां से माल बनाकर तैयार करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वही माल वही गुड्स वो हमको सेल कर देते थे। तो इंडिया को इन्होंने क्या बना दिया, इंडिया को इन्होंने एक फीडर इकोनॉमी बना के रख दिया। और अब उन्होंने सिर्फ कहां पे ध्यान दिया, अपनी खुद की ब्रिटिश इकोनॉमी की डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया। इंडिया को कैसे इंप्रूव करना है, इंडिया को कैसे ऊपर उठाना है, इंडिया की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अल्टीमेटली इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया, फीडर इकोनॉमी। मतलब इंडिया हमको सिर्फ फीड करेगा, इंडिया सिर्फ हमारे फायदे के लिए है। तो इंडिया को ऐसा लगा लो कि उन्होंने पूरी तरह से चूसना स्टार्ट कर दिया, पूरा इंडिया को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, यहां से कच्चा माल लेके जाते थे और वहां से तैयार माल करके इंडिया को सेल कर देते थे।
तो ये सिचुएशन उन लोगों ने देश में पैदा कर दी थी। ये ग्राफ की फॉर्म से हम समझ सकते हैं कि इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटिश में जाता था, ब्रिटिश वाले लोग क्या करते थे, इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई हुई थी, माल तैयार करके, वही माल तैयार करके ये इंडिया को सेल कर देते थे। तो बहुत स्ट्रगल किया है हमने ब्रिटिशर्स के होने के टाइम पर, बट कोई बात नहीं, हमने बहुत स्ट्रगल किया, व्हाटएवर जो भी हुआ। तो 200 साल की हमने जो हमारी मेहनत थी, जो हमने स्ट्रगल किया, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी हासिल कर ली और हम इंडिपेंडेंट हो गए। जब उनको लोग लग गया था कि उन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो वो लोग भारत छोड़ के चले गए। तो ये हमारी स्टोरी थी जब वो हमारी कंट्री में रह रहे थे, और उससे पहले की स्टोरी। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ये होती है, देखो ये सारे प्रोडक्ट आपके सामने हैं, ये सारे प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट थे, ऐसा लगा लो जिसके अंदर हम बहुत फेमस थे, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वर्ल्ड वाइड हमारी रेपुटेशन थी, हम पूरी दुनिया के सामने फेमस थे। पर ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। हम लोगों का एक्सपोर्ट बाहर रोक दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भाई ये चीजें हम अपनी कंट्री में लेके जाएंगे तो कोई टैक्स नहीं है। ब्रिटिशर्स ये लोग अपनी कंट्री में ये प्रोडक्ट लेके जाते थे, कोई टैक्स नहीं। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भाई इंडिया अगर किसी और कंट्री को अगर ये बेचेगा, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हैवी ड्यूटीज लगानी स्टार्ट कर दिए, टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। तो इसलिए इंडियंस के लिए ये प्रोडक्ट दूसरी कंट्री को बेचने और भी ज़्यादा मुश्किल हो गए, और इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी वो डूबनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट बाहर और किसी कंट्री को सेल ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये नुकसान हमको होना स्टार्ट हो गया। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम आगे भी देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में रहते हुए हमारा शोषण कैसे किया, और हमारी इकोनॉमी कैसे, बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, उसको कैसे तब्दील कर दिया एक खराब वाली इकोनॉमी के अंदर। हमारी इकोनॉमी कैसे हमारी गड़बड़ की तरफ कैसे चली गई, ये टॉपिक हमको यहाँ पे स्टडी करना है। ये टॉपिक आपकी बुक में भी होगा, बट एक बार इसको आप समझ लेंगे तो बहुत ईजी है। सबसे पहली बात, दे एक्सपोर्टेड इंडियन इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज देयर इकोनॉमिक गेन। यहां पर ये बात आपको समझनी है, खुद की कंट्री के फायदे के लिए उन्होंने हमारी इकोनॉमी को शोषण करना स्टार्ट किया। तो इस शोषण को इन्होंने इंडियन इकोनॉमी की लैंग्वेज में, या लगा लो कि हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर बोला है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इसको हम उपनिवेशिक शोषण भी कह सकते हैं। तो इस शोषण को इन्होंने कैसे किया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल थे, ये अपनी कंट्री में ले जाने स्टार्ट कर दिए। ये बात मैंने आपको भी दिखाई थी। इंडिया से कच्चा माल लेके जाते थे और वहां पर क्या करते, तैयार माल करते थे, इंडस्ट्रीज में बनाते थे, तैयार करते थे, और फिनिश गुड्स हमारी ही इंडिया को सेल करते थे। भाई हमारा ही तुम माल लेके जा रहे हो और वहां पे रेडी करके हमारी इंडिया को महंगा महंगा बेच रहे हो। तो इन लोगों ने पहला काम ये करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, सोच कर देखो, जब वो अपना माल बनाकर इंडिया में सेल कर रहे हैं और सस्ता भी सेल कर रहे थे, क्योंकि वहां तो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, यहां से लोग हाथों से बनाते थे, वहां का बना हुआ प्रोडक्ट यहां पर बहुत सस्ता बिक रहा था। अब क्या हुआ, इंडिया के लोग इंडिया के प्रोडक्ट खरीदने बंद कर दिए, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट इंडिया के लोगों को महंगा पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इंडिया की मार्केट को खराब करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट की डिमांड के लिए इंडिया की मार्केट को एक डिमांड डेस्टिनेशन बना के रख दिया। इंडिया को एक ऐसी जगह बना के रख दिया जहां पर सिर्फ ब्रिटिश गुड्स ही सेल होती थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई थी। हैंडीक्राफ्ट के मामले में वो उन्होंने क्या किया, हम किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट ना करें, हम किसी और कंट्री को माल ना सेल कर पाए, हम किसी और कंट्री को प्रोडक्ट सेल ना कर पाए, उन्होंने एक्सपोर्ट करने के ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी, ताकि हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो जाए, हम लोगों तक, फॉरेन के लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। और जबकि यहां से जो वो माल लेके जाते थे, खुद तो टैक्स फ्री लेके जाते थे, और वहां से जो माल आता था, ब्रिटिश से जो भी माल बनकर आता था, माल तैयार होकर आता था, वही माल, वही गुड्स हमको महंगा बिकता था, और उसके ऊपर वो भी इंपोर्ट नहीं होता था। इंपोर्ट मतलब ऐसा लगा लो कि टैक्स नहीं होता था, मतलब हमसे माल लेके गए और वही माल बनाकर लेकर आए, टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। बट हम हैंडीक्राफ्ट वाला माल अगर किसी और कंट्री को बेचेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगता था। तो अल्टीमेटली हमारा और कंट्री के साथ हमारा लेना देना अल्टीमेटली बंद हो गया। फिर बात आती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने कैसे नुकसान किया।
एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्होंने एक जमींदार प्रथा शुरू कर दी। ब्रिटिशर्स ने बोला जमींदारों को, भाई मैं तुमसे टैक्स ले रही हूं, अब तुमको अपनी मर्जी से किसानों से टैक्स वसूल करना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, शोषण करना स्टार्ट किया। इन्होंने हाई डिमांड रखी लैंड रेवेन्यू की, लगा लो कि एक्स लो की जमीन के ऊपर, लगा लो कि टैक्स की बात लगा लो। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम के अंदर, ये जो जमींदार लोग होते थे, जमींदार लोग अंग्रेजों के कहने पर फार्मर से टैक्स वसूल करते थे। और जमींदारों को इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, जमीन के मालिक। वास्तव में जमीन के मालिक कौन होते थे, किसान। पर किसान कर्जे में आ गए, नुकसान में आ गए। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, जमींदारों को ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, कौन, मिट्टी के जो भी मालिक होते थे वो मालिक जमींदार घोषित हो गए। और ये जमींदार क्या करते थे, ब्रिटिश लोगों को एक टैक्स पे करते थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पर बात समझने वाली ये है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को बोला कि तुम मेरे को टैक्स दो। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जमींदारों से टैक्स लेते थे बहुत अच्छे वाला। इसके बदले में जमींदारों को बोल दिया गया कि भाई हो, तुम हो अब जमीन के मालिक, तुमको जो मर्जी करनी है करो, तुमको फार्मर से जितना टैक्स वसूल करना है करो। तो जमींदार लोग क्या करते थे, फार्मर्स का मन मर्जी के तरीके से शोषण करते थे और वो अपनी ही मर्जी चलाते थे और अल्टीमेटली वो उसके भी गुलाम बन के रह गए। तो ये इन्होंने ट्रायंगुलर यहाँ पर एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली किसान फंसना स्टार्ट हो गए, कर्जे के अंदर आ गए, मजबूरी में वही खेतों पर उगाते थे जो उनको उगाने के लिए ऊपर से ऑर्डर आते थे। तो ब्रिटिश लोग अल्टीमेटली जमींदारों से एक मोटा टैक्स वसूल कर लेते थे और जमींदार लोग फिर अपना मन मर्जी से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, फार्मर्स का शोषण करते थे। तो ये तरीके से बहुत सोची समझी साजिश थी, कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने खत्म करने के लिए प्लान किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म कर दिया, इंडस्ट्री सेक्टर को खत्म कर दिया, है ना, जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो खत्म कर दिया। अब बात आती है कि भाई जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के टाइम पर मोटे मोटे पॉइंट क्या हैं, हमारे मेन फीचर्स क्या हैं। मेन फीचर्स की बात करें, क्या कह रहा है ये, भाई 15 अगस्त 1947 को उस वक्त हमारे हालात देश में क्या थे इंडियन इकोनॉमी को लेकर। पहली बात, हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, हमारा मेन संसाधन यही था। हमारी पॉपुलेशन का लगा लो कि 72.7% लोग हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ के मामले में हम लगभग 9-10% ही ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहे थे। फिर अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, भाई किसी एरिया की डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई, किसी एरिया की डेवलपमेंट हो ही नहीं पाई, तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। चौथी बात क्या, हमारा एग्रीकल्चर के मामले में प्रोडक्शन बहुत कम था, मतलब अपने पास ज़मीनें तो बहुत थी, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा था। पूरी तरह से मॉनसून के ऊपर हम निर्भर थे, भाई बारिश आएगी तो फसल उग जाएगी, नहीं तो फसल ही नहीं होती थी। तो एग्रीकल्चर के अंदर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था प्रोडक्शन होता ही नहीं था, तो लो प्रोडक्शन का मामला हमारे सामने आ रहा था। फिर लैंड टेन्योर सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया, मिडल मैन क्या करते थे, जमींदार लोगों को फिक्स कर दिया। जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों से टैक्स वसूल करते थे मन मर्जी का, और जमींदार अपना पैसा किसको देते थे, कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों को देते थे, ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, डेथ रेट ज़्यादा थी, बर्थ रेट ज़्यादा थी, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, बच्चे जन्म लेते थे 1 साल के अंदर ही मर जाते थे, तो ये ज़्यादा हो रहा था, ये समस्याएं भी आ रही थी। हॉस्पिटल अच्छे नहीं थे, रेलवे अच्छी नहीं थी, तो ये समस्याएं, मतलब रेलवे तो चलो अच्छी हो गई थी 1947 के टाइम पर बाकी को जो चीज़ें थी वो हमारी अच्छी नहीं थी। लिटरेसी रेट ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास पुअर थी, बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा था, डेथ रेट ज़्यादा हो रही थी, बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते थे, बोले तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये लगभग हमारा जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे लगभग 32 साल हमारी एवरेज एज चल रही थी। हम गरीबी के मामले में भी ज़्यादा ही आगे थे, हम बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से इंडिया की इकोनॉमी को खींच ही लिया था, है ना, जितना सोने की चिड़िया था, ऐसा लगा लो कि पूरा हमारा गोल्ड था ना, पूरा का पूरा गोल्ड हमारा खींच के ले ही गए थे। तो इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल खराब करके रख दिया। तो क्या हुआ, हम 1947 जो 15 अगस्त को जब हम आज़ाद हुए हैं, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की खास बात थी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं।
आगे बात आती है, अब हम ये देखेंगे कि पूरे टॉपिक को इन्होंने, इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने कुछ हिस्सों में आपको सिखा दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में हमारे हालात क्या थे? एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी, हमारी प्रोडक्शन बहुत कम थी। हमारी प्रोडक्शन बहुत कम थी, इसका मतलब है कि जो टोटल आउटपुट थी हमारी बहुत कम थी, और प्रोडक्टिविटी भी लो थी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है भाई, जमीन पर जितनी फसल होनी चाहिए थी वो फसल पर हेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, तो आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड ये कम थी। तो टोटल प्रोडक्शन, जो पूरी कंट्री की टोटल प्रोडक्शन थी वो भी कम थी, और जमीन पर जितनी फसल होनी चाहिए थी पर हेक्टर के अकॉर्डिंग वो भी कम थी। तो टोटल प्रोडक्शन कम है और प्रोडक्टिविटी भी कम है। तो पहली समस्या हमारे सामने ये थी। फिर दूसरी बात, ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि मॉनसून के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए रह गए। भाई जब मानसून आएगा, जब बारिश आएगी तो हम भाई खेती बाड़ी कर लेंगे, नहीं तो क्या सूखा पड़ जाता था। अंग्रेजों ने 200 साल यहाँ पर बिताए, पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि खेतों में पानी कहीं समरसीबल लगा दें या कोई ऐसी ट्यूबवेल लगा दें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। हम सिंचाई के साधनों पर, इरिगेशन के जो भी मेथड थे, हम पूरी तरह से मॉनसून के ऊपर डिपेंड थे, बारिश के ऊपर डिपेंड थे। अगली बात आती है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, सिंचाई के साधन अच्छे नहीं थे, ट्यूबवेल की कोई फैसिलिटी नहीं थी, सबमर्सिबल्स नहीं थे, तो सिंचाई मतलब पानी की व्यवस्था खेतों में कैसे होगी, ये कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। अगली बात आती है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने जमींदारों को खेतों का मालिक बना दिया। भाई तुम हो मालिक, तुम हमको दोगे टैक्स, और तुमने किसानों से जो वसूल करना है वो तुम्हारी मर्जी। इसलिए ये क्या करने लगे, मन मर्जी से किसानों का शोषण करने लगे, मन मर्जी से उनसे टैक्स वसूल करने लगे। तो यहां पर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, या इसको इन्होंने बोला है जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी प्रथा। तो जमींदारी प्रथा का आरंभ ऐसा लगा लो कि इन्हीं के टाइम में हुआ है। आगे क्या बात है, पांचवी बात, क्रॉप्स वर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। हम जो भी फसल खेतों में उगाते थे, लगाते थे, उससे सिर्फ एक परिवार की खुद की जरूरत को ही पूरा किया जा सकता था। तो ये भी हमारी हालात थे जिस वक्त हम आजाद हुए हैं। फिर गवर्नमेंट और जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। जब हम आजाद हुए हैं उस वक्त हालात ऐसे थे कि जमींदार थे या गवर्नमेंट थी, कोई भी एग्रीकल्चर के मामले में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात तब भी नहीं सोची जब अंग्रेज 200 साल रह के गए, क्योंकि वो तो क्या कर रहे थे, पूरी तरह से लोगों को खत्म करने का, खेतों को खत्म करने का, किसानों को खत्म करने का काम कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। फिर हमारे पास जो जमीन के जो टुकड़े थे, छोटे छोटे थे, बिखरे हुए थे, अलग अलग जगह पे थे, मतलब एक किसान की जमीन थोड़ी सी यहाँ पर है, दूसरे किसान की जमीन थोड़ी सी वहां पर है। फिर छोटी छोटी जमीन है तो कहाँ पर प्रोडक्टिविटी अच्छा निकल कर आएगी। और जिनके पास अगर जमीन थी भी सही, तो वहां पर क्या हो रहा था, जितनी आउटपुट आनी चाहिए थी वो उतनी आउटपुट नहीं आ रही थी, और अगर प्रोडक्शन हो भी रहा था तो प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। मतलब प्रोडक्शन होती भी बहुत कम थी और जिसके ऊपर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता था। मतलब हमारी जो सिचुएशन थी वो अनइकोनॉमिक थी, खर्चीली ज्यादा थी, खर्चा ज्यादा हो रहा था। मतलब जिस टाइम ब्रिटिशर्स हमारे देश से गए हैं उस वक्त हमारे एग्रीकल्चर के मामले में ये हालात चल रहे हैं। हमारी जो खेती बाड़ी है पूरी खत्म हो चुकी है, फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं, हो भी रही हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और फोर्स्ड टू टेक क्रेडिट। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब तक हमारे देश में रहे इन्होंने क्या किया, किसानों को मजबूर किया कि भाई वो फसलें उगाओ वो जो बहुत जल्दी बिक जाती हैं। किसानों ने बोला कि भाई हमारे पास ये फसलें उगाने के लिए पैसा तो नहीं है, तो किसानों को लोन लेने के लिए मजबूर किया गया, क्रेडिट लेने के लिए भी मजबूर किया गया। तो कहीं ना कहीं किसान क्या होते रहे, मजबूर होते रहे, और जो फसलें थी फसलों का भी कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया गया। क्योंकि भाई पहले तो क्या होता था, कोई भी किसान था अपने परिवार के लिए, खुद के पेट पालने के लिए खेती कर लेता था। अभी क्या, किसानों को मजबूर किया गया, भाई तुम खुद के लिए तो खेती करो ना करो बात की बात है, बट तुम अपनी ऐसी फसलें उगाओ जो मार्केट में बिक सकती हों, जिनके बदले में कैश मिल जाए। इन्होंने एक चीज और की, इन्होंने किसानों को नील की खेती करने के लिए, जैसे आप घर पे उजाला यूज करते हो ना, कपड़ों को थोड़ा, व्हाइट कपड़ों को थोड़ा अच्छे से रखने के लिए, डाई करने के लिए,
तो इन्होंने किसानों को क्या किया, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। भाई नील की ब्रिटिश की इंडस्ट्री में बहुत डिमांड थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि वह कपड़ों को रंगाने के लिए या थोड़ा सा डाई करने के लिए नील की बहुत डिमांड थी। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों को मजबूर किया कि तुम नील की खेती करो। अब नील की खेती ऐसे तो होती नहीं थी, पैसे चाहिए थे, किसानों को फिर मजबूर करते थे तुम पैसा उधार लो, तो किसान अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फंस के रह जाता था। अगली बात, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टीलर्स ऑफ सॉइल। तो जो भी भूमि को जोतने वाले थे, बोले तो जो भी किसान भाई थे हमारे फार्मर से, उनका पता नहीं कितनी बार इन्होंने शोषण किया है, तो अनलिमिटेड शोषण हुआ है। अगली बात, रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार। जमींदार अपनी मर्जी से कभी भी टैक्स की रेटें बढ़ा देते थे और अपनी मन मर्जी से ही किसानों से वो टैक्स वसूल करते थे, और ये हरकतें जमींदार बहुत बार उस टाइम कर चुके थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का क्या था, ऊपर से छत्र छाया थी, तो उनकी छत्र छाया में रहते रहते वो लोग यही सब कुछ सीख चुके थे। अगली बात आती है स्टेटस ऑफ टीलर्स। जो फार्मर्स है ना, फार्मर्स को तो भाई उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि वो फार्मर्स अपने जमीनों के मालिक ना होकर अपने ही जमीनों के सिर्फ मजदूर बन के रह गए, लेबर बन के रह गए। ये सिचुएशन हमारी एग्रीकल्चर के मामले में थी। फिर टीलर्स ऑफ द सॉइल्स वर गिवन द इनफ फॉर द सब्सिस्टेंट। तो टीलर सिर्फ इतना ही उगाते थे, जो भूमि को जोतने वाले किसान थे वो सिर्फ इतना ही उगाते थे कि भाई अपना खुद का जीवन यापन हो पाए, उनको वैसे बाकी का सरप्लस कोई बेनिफिट बच ही नहीं पाता था, भाई फायदा हो ही नहीं पाता था कि अपने खेत को थोड़ा सा और डेवलप कर लें या कुछ फायदे की बात सोच लें या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दें, भाई उनके लिए इतना ही था, जीवन यापन के लिए काम चल जाता था, बट वो भी बहुत मुश्किल से होता था। तो जीवन यापन करने के लिए उनको थोड़ा बहुत वो लोग कर देते थे, बट इतना भी नहीं देते थे कि उनका पूरी तरह से लाइफ अच्छी चल जाए। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में हमने स्टडी किया कि भाई जब हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद होने के टाइम पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में हम कैसे थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में इन्होंने पूरा का पूरा ये भी दिया हुआ है, आप फिर से इसको थोड़ा सा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लो, ये वही टॉपिक है जो मैंने आपको अभी स्टडी कराया है। अगली बात है कि जिस वक्त हम आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, उस वक्त पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में हमारी क्या सिचुएशन थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, उन्होंने चलाई एक ऐसी टैरिफ पॉलिसी, एक ऐसी टैक्स की पॉलिसी जिसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया नुकसान। हम हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के अंदर पिछड़ गए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स कहते भाई हम इंडिया से माल ब्रिटिश में लेके जाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ब्रिटिश से बनाकर माल इंडिया में लेकर आएंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बोला कि अगर तुम हमारी कंट्री को छोड़कर किसी भी और कंट्री को अगर कुछ भी बेचोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो तुम्हारे ऊपर लगेगी हैवी ड्यूटीज, हैवी टैक्सेस। तो इंडिया के लोग बाकी कंट्रीज के साथ व्यापार मतलब बिजनेस कर ही नहीं पा रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर दबना स्टार्ट हो गया, हम खत्म होने स्टार्ट हो गए। तो ये हमारी जो डबल टैरिफ पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, इसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। दूसरी बात, कंपटीशन फ्रॉम मशीन्स। अब इंडिया में कुछ भी बनाने के लिए मशीनें तो थी नहीं। अब ब्रिटिशर लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से कच्चा माल लेके जाते, ब्रिटिश में उसको रेडी कर देते मशीनों की हेल्प से और इंडिया को बेच देते। मतलब हमारा कंपटीशन किससे हो रहा था, मशीनों से। अब सोच कर देखो, जब भी कोई चीज मशीन से बनती है तो जल्दी बनती है, सस्ती बनती है, तो हमारा अल्टीमेटली मशीनों के साथ कंपटीशन हो गया। वो अपने प्रोडक्ट सस्ते रेटों पर कम प्राइसेस पर इंडिया में सेल कर पा रहे थे। अब इंडिया वाले लोग क्या कर रहे थे, इंडिया के प्रोडक्ट ही नहीं खरीद पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले कहते हैं भाई इंडिया के प्रोडक्ट खरीदता हूं तो मेरे को महंगा पड़ रहा है, मेरे को ब्रिटिश का प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है। तो इंडिया वाला बंदा अपने ही प्रोडक्ट महंगे क्यों खरीदेगा, क्योंकि बाहर से उसको सस्ता मिल ही रहा है। तो यहीं पर हमारा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया मशीनों के साथ। तीसरी बात क्या हुई, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ये बात मैंने आपको अभी समझ आई है कि इंडिया के लोग इंडिया के प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे थे, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे थे, वो इंडिया के लोगों को सस्ते पड़ रहे थे। तो इसलिए ब्रिटिश के प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए लोगों का एक नया पैटर्न स्टार्ट हो गया। लोग पहले खरीदते थे इंडिया का माल, अब कहते हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का माल आ रहा है, वो सस्ता पड़ रहा है। तो लोगों का एक नया पैटर्न स्टार्ट हो गया डिमांड करने का, प्रोडक्ट को खरीदने का। अगली बात आई, मोर मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स।
अब ब्रिटिश लोगों को तो एक नई मार्केट मिल गई। क्या? ब्रिटिश लोगों को तो एक नई मार्केट मिल गई भी, इंडिया वालों को माल सप्लाई करो। क्यों? क्योंकि इंडिया वालों के पास मशीनें को नहीं, इंडिया वालों को इंडिया का प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है, तो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को एक मार्केट बना के छोड़ दिया, भाई इंडिया वाले तो जरूर खरीदेंगे। भाई ब्रिटिशर्स ने देख लिया भाई हमारा माल कोई और खरीदे ना खरीदे, भाई इंडिया को तो आप बहुत लूटेंगे, इंडिया वाले तो मजबूरी में बहुत खरीदेंगे। और इन्होंने क्या किया, अपना माल इंडिया में सेल करने के लिए रेलवे का भी ट्रैक बिछा दिया। अब मान लो दिल्ली में माल है, दिल्ली से माल तमिलनाडु में पहुंचाना है, तो कैसे जाएगा? तो इन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। रेलवे से माल जो गुड्स थी, फिनिश प्रोडक्ट थे, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा पा रहे थे। तो पहले जो प्रोडक्ट दिल्ली में या उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में बिकता होगा, वो माल अभी तमिलनाडु की साइड में बिकना स्टार्ट हो गया। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो इन्होंने जो रेलवे का ट्रैक बिछाया, किस लिए बिछाया? अपना सिर्फ माल सेल करने के लिए। भाई इंडिया के इस कोने में तुम्हारा माल बिक ही रहा है, दूसरे कोने में भी माल बिकना स्टार्ट हो जाए। तो अल्टीमेटली इन्होंने इंडिया को एक मार्केट बना के रख दिया और मार्केट ये आगे और एक्सटेंड करनी स्टार्ट कर दी। तो इंडिया वालों को समझ में आ गया भी मेरा तो माल बिकेगा नहीं, क्योंकि मशीनों से बना हुआ माल आ रहा है। तो इंडिया वालों ने इंडिया का माल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि वो पड़ रहा था महंगा। तो ये हमारा हाल था, ये हमारी सिचुएशन थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारा हाल ये था। अब अगली बात आती है कि भाई फॉरेन ट्रेड के मामले में हमारे हालात क्या थे। जिस वक्त हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद होने के टाइम पर हमारा फॉरेन ट्रेड के मामले में क्या हाल था? पहली बात, ये बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है कि ये इंडिया से प्राइमरी प्रोडक्ट बोले तो रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज से बनी हुई चीज़ों को डायरेक्टली इंडिया से लेके जा रहे थे, और इंडिया को क्या सेल करते थे? फिनिश गुड्स। ये इंडिया से कच्चा माल लेके चले जाते थे, अपनी इंडस्ट्रीज में बनाते थे, मशीनों में बनाते थे और इंडिया को ही सेल कर देते थे। तो मतलब फॉरेन ट्रेड के मामले में हमारे हालात ये थी। दूसरी बात ये क्या कहता है, फॉरेन ट्रेड के मामले में ब्रिटिश रूल था, है ना, अंग्रेजों का ही शासन था। तो अंग्रेज ही डिसाइड कर रहे थे हमारा माल कहाँ बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो अल्टीमेटली उनकी मोनोपोली कंट्रोल थी, मतलब जो अंग्रेज थे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे हमारे फॉरेन ट्रेड को। तीसरी बात, द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अंग्रेजों के शासन के दौरान हमारी जो सोने की चिड़िया थी, वो लगा लो कि पूरी की पूरी तरह से हमारी उन्होंने खत्म कर दी, हमारी वेल्थ को उन्होंने खत्म करके रख दिया। यही टॉपिक इन्होंने आगे आपको समझाया हुआ है बहुत अच्छे से शॉर्टकट के अंदर। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर मैंने बात आपको पहले भी बताई है, इन्होंने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए क्या किया? डबल टैरिफ पॉलिसी बना दी। भाई हम तुमसे माल लेके जाएंगे, टैक्स नहीं लगेगा, हम तुमको माल बेचेंगे तब भी टैक्स नहीं लगेगा। पर इंडियंस को बोला कि तुम अगर अपना माल किसी और कंट्री को बेचोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। तो इंडिया वाले बाहर माल बेच ही नहीं पा रहे थे। तो अल्टीमेटली जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारी खत्म होनी स्टार्ट हो गई, और हमारे पास से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो भी रॉ मटेरियल था, वो डायरेक्ट ब्रिटेन जाना स्टार्ट हो गया, बोले तो अंग्रेजों के पास जाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा नुकसान होना स्टार्ट हो गया। दूसरी बात वही आ गई, मोनोपोली कंट्रोल था। तीसरी बात, जो भी प्रॉफिट होता था अंग्रेजों को वो इंडिया के ऊपर खर्च नहीं करते थे। कभी अब सोचो, ब्रिटिशर्स को जो भी प्रॉफिट होता था माल बेचने से, जो भी फायदा होता था, वो फायदे का करते क्या थे? वो फायदे का करते थे अपने जो भी प्रशासनिक काम थे या जहां पर भी युद्ध हो रहा है उनके ऊपर ये अपना पैसा खर्च कर देते थे। तो उनका जो मेन टारगेट था अपनी इकोनॉमी को, अपने गवर्नमेंट को, अपने देश को ऊपर उठाना था, क्योंकि वो भारत को तो अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने फॉरेन ट्रेड की हेल्प से हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। जो भी फायदा हुआ वो फायदा डायरेक्ट अपनी कंट्री में लेके गए, या उस फायदे को इन्होंने खुद के कामों के लिए, खुद के पर्पस के लिए यूज किया। इंडिया के ऊपर इन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया, जो भी किया तो सिर्फ खुद के मतलब के लिए, इंडिया के लिए नहीं। अगली बात आती है कि भाई डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। भाई डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर 3-4 बातें आ रही हैं। पहली बात, बर्थ रेट की बात। भाई जिस वक्त हम आजाद हुए हमारी बर्थ रेट ये चल रही थी, डेथ रेट ये चल रही थी। जीवन अगर हम बात करें तो एवरेज रूप से एक इंसान सिर्फ 32 साल 32 ईयर्स जी पाता था। ये कह सकते हैं कि लोगों के पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं थी या लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी। तो
कुछ भी कह लो, तभी तो एवरेज ईयर क्या थी 32 साल। अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज तो एक इंसान 60-65 साल तो जिंदा रह ही जाता है, पर 1947 के टाइम पर हमारे हालात ये थे कि एक इंसान की जो एवरेज लाइफ थी वो 32 ईयर थी। लोग रियलिटी में जीना नहीं चाहते थे, और जीना चाहते भी तो मजबूरी के अंदर, भाई मजबूरी हम जी रहे हैं। तो ये हालात हमारे देश के उस वक्त थे 1947 के टाइम पर। फिर बात आती है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के मामले में, पढ़े लिखे साक्षरता के मामले में हम 16% थे, और फीमेल के मामले में तो केस और भी गड़बड़ थी, 7%। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है, तो अगर वो बच्चे 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो उन केसेस को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये हमारी उस वक्त चल रही थी 218/1000, मतलब 1000 में से 2 से 18 बच्चों की डेथ हो जाती थी। और प्रेजेंट इस सिचुएशन के अंदर, कुछ टाइम पहले का डेटा है, हमारे पास इस टाइम डेथ कितनी चल रही है? 1000 के ऊपर सिर्फ 33। ये सिचुएशन पहले से काफ़ी सुधर चुकी है क्योंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। अब आगे बात करते हैं, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था जिस वक्त हम आज़ाद हुए हैं। भाई एग्रीकल्चर के मामले में हम कितने थे? 72.7% हमारी पब्लिक यहाँ लगी हुई थी, पॉपुलेशन। इंडस्ट्री के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या था? 10.1%। सर्विस सेक्टर की बात करें तो लगभग 17.2% हम डिपेंड कर रहे थे सर्विस सेक्टर के ऊपर जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ है। इसी टॉपिक को इन्होंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। भाई एग्रीकल्चर हमारा प्रिंसिपल सोर्स था, ये परसेंटेज हमारे पास दी हुई है, और फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना दिया हुआ है, और 17.2% हमारा किसका है? सर्विस सेक्टर का है। पर ओवरऑल अगर हम बात करें जिस वक्त हम आज़ाद हुए हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम अनबैलेंस ग्रोथ थी। मतलब कहने का है कि किसी देश के किसी हिस्से में ग्रोथ अच्छी हो रखी है तो किसी हिस्से की ग्रोथ अच्छी नहीं है, कहीं पर पिछड़ा हुआ इलाका है, कहीं पर लोग गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन हमारे सामने थी जिस वक्त हम आज़ाद हुए हैं। अगली बात आती है कि हमारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो आप? रोड, डैम्स, रेलवे, कम्युनिकेशन सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले, मैंने आपको बताया था, रेलवे को इंडिया में लेकर आए। पर रेलवे को इंडिया में सिर्फ अपने मतलब के लिए लेकर आए थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश में बने हुए माल को इंडिया में सेल करना था, क्योंकि उनको पता था कि भी कंट्री, देश बड़ा है, वहां पे माल सेल कैसे करके आएंगे। तो इसलिए उन्होंने रेलवे का जुगाड़ लगाया। तो उन्होंने क्या किया? 1850 के अंदर रेलवे बनाई। रेलवे यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह को लोगों को लेके जाती थी और उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट लिया उन्होंने खुद के काम के लिए, और रॉ मटेरियल लेके जाते थे, फिनिश गुड्स वहाँ से बनाकर लाते थे और इंडिया में सेल कर देते थे। दूसरी बात, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। कहता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर द डेवलपिंग वाटर इन द एयर ट्रांसपोर्ट एंड हाउएवर दिस वाज फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्टरी। हालांकि उन्होंने बहुत तरीके से काम करने की कोशिश की है भाई एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर, पर वो काम इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि वो तो अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो मतलब इनका रेलवे से पूरा हो ही रहा था। फिर बंदरगाह की बात हो रही है, पोर्ट्स की। पोर्ट्स के मामले में हमारी सिचुएशन क्या थी? पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। अब क्योंकि वो इंडिया से कच्चा माल लेके जाना चाहते थे इसलिए इन्होंने पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट कर दिया, बंदरगाह भी बना दी। तो पोर्ट्स का डेवलपमेंट क्यों किया? क्योंकि इंडिया बाहर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर पाए ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से बोले तो ब्रिटेन से हमारा माल बनकर जो तैयार माल होकर आता है वो बंदरगाह पे उतारेंगे तभी तो इंडिया को सेल कर पाएंगे। तो हम पोर्ट्स की हेल्प से ब्रिटेन क्या करता था? बने बनाए माल को इंडिया में सेल कर पाता था। तो काम, मतलब जो भी ओवरऑल इन्होंने काम किए हैं ना, खुद के बेनिफिट के लिए किए हैं, इंडिया के बारे में नहीं सोचा। भी लूटना है बस इंडिया को, और लूटने के लिए रेलवे बना दी, लूटने के लिए पोर्ट्स बना दिए, लूटने के लिए इन्होंने फिर कम्युनिकेशन सेक्टर भी बना दिया। रोड बनाए, कम्युनिकेशन सेक्टर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। भाई एक जगह से दूसरी जगह आजकल तो भाई व्हाट्सएप चल जाती है, फोन कॉल चल जाती है, टेलीफोन चला जाता है। पहले के मामले में क्या था? चिट्ठी थी, है ना। तो पहले कम्युनिकेशन कैसा होता था? पोस्ट और टेलीग्राफ की हेल्प से। तो वो भी इन्होंने सिर्फ इसलिए डेवलप किया था ताकि हम कानून और व्यवस्था को बना के रख सकें। इसी तरह से रोड भी इन्होंने डेवलप क्यों बनाए? ताकि हम व्यापार कर पाए।
रोड की हेल्प से लोग क्या कर सकते थे, अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते थे और गुड्स को भी, रॉ मटेरियल को भी शिफ्ट कर सकते थे। तो अल्टीमेटली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या देखा, रेलवे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स की बात की, फिर इन्होंने रोड्स की बात की, फिर इन्होंने कम्युनिकेशन सेक्टर की बात की। अल्टीमेटली इन्होंने जो भी किया है ओवरऑल खुद के फायदे के लिए किया है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। फिर आगे बात आती है भाई इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया क्यों, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, क्यों किया, खुद के फायदे के लिए। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो फिलहाल हम चलते हैं अब हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, हमारा 10th टॉपिक, कि इनका ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था। भाई देखो ओवरऑल तो देखो इन्होंने हमारी इंडिया के बेनिफिट के लिए कुछ सोचा नहीं, कुछ फायदे के लिए किया नहीं, फिर भी हमने इनसे सीख लिया, क्योंकि अब इंडियंस हैं, भारतीय हैं हम, कहीं ना कहीं पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं। अब भारतीयों ने क्या देखा, भाई कोई बात नहीं तुम तो चले गए, फिर भी हम कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सोच ही लेंगे। तो हमने क्या देखा, 8-10 बातें हमको इनसे पॉजिटिव मिल गई। पहली बात क्या सीखने को मिली, फार्मर्स को एक मार्केट मिल गई, क्योंकि फार्मर्स पहले तो खुद के लिए कुछ भी उगाता था, खेती बाड़ी खुद के लिए करता था, खुद के परिवार को पालने के लिए, पर फार्मर को इन्होंने मजबूर भी किया था, कहीं ना कहीं किसानों को इन्होंने मजबूर भी किया था, खेती कर, ऐसी चीजें बो जो जल्दी बिक सकती हैं, ऐसी चीजें उगा जो कैश जिसके बदले मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने किसानों को सिखा दिया, जिससे किसानों को अभी एक रेडीमेड मार्केट मिल गई, मार्केट प्राइस के ऊपर अब फार्मर्स को अपना माल बेचना आ गया। तो पहली जो पॉजिटिव चीज हमको ब्रिटिशर से सीखने को मिली वो यही मिली, मार्केट प्राइस के ऊपर हमको माल बेचना आ गया। फिर दूसरी बात, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए खुद के ऊपर, खाने के ऊपर। अब हम इतना उगा रहे थे कि खुद भी खा रहे थे और चाहे तो पूरी कंट्री को भी खिला सकते हैं। तो ये भी हमको सीखने को मिला। रोड एंड रेलवेज, ये तो मैंने आपको बता दिया, रेलवे का इन्होंने डेवलपमेंट किया, रोड का डेवलपमेंट करने की कोशिश की, पोर्ट्स का भी इन्होंने कहीं ना कहीं बंदरगाह बनाने की भी कोशिश की। तो ये सब डेवलपमेंट उन्होंने किए हैं। तो जाने से पहले मतलब ऐसा लगा लो कि जब वो गए हैं ये सारी चीजें हमारे लिए तो छोड़ के गए हैं, चाहे हालांकि जब उन्होंने ये सब चीजें बनाई हैं इंडिया को लूटने के लिए बनाई थी, पर इंडिया से अभी रेलवे तो उखाड़ के लेके जाने से रहे, रोड तो उखाड़ के लेके जाने से रहे। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली हमको कहीं ना कहीं फायदा दे गई। तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इससे फायदा हुआ। अब हमारे पास इतना खाना तो होता था कि जहां पर भाई सूखा पड़ जाए, जहां पे लोग गरीबी है, जहां पर खाना नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, हम उन लोगों तक भी खाना पहुंचा पा रहे थे। नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, ये बात मैंने आपको बता दिया, नेचुरल कैलेमिटीज वाले एरिया में भी हमने सप्लाई करनी सीख ली। फिर बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, पहले अपने पास मनी तो होती नहीं थी, सिक्के ये तो यूज करते नहीं थे, तो इन्होंने इंडिया में क्या किया, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम, बोले तो पैसे यूज करने लोगों को सिखा दिए। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, अब इन्होंने ये भी सिखा दिया कि भाई हम लोग भाई लेबर को डिवाइड करके काम कैसे कर सकते हैं, भाई तू ये वाला काम कर ले, तेरा स्पेशलाइजेशन इसमें है तो तू ये काम कर ले। तो ये काम हमको करना हम लोग सीख गए, हमारी प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो गई, स्पेशलाइजेशन का हमने फायदा उठाना सीख लिया। फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, रेडीमेड हमारा सेटअप बना के दे दिया। लास्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा था ना कि कम्युनिकेशन को इन्होंने डेवलप कर दिया है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को। तो पोस्ट ऑफ टेलीग्राफ को हालांकि इन्होंने डेवलप तो ही किया था, भाई खुद कानून और व्यवस्था के ऊपर नजर बना के रखेंगे, भाई कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो फटाफट चिट्ठी डाल देंगे या पोस्ट कर देंगे, बनाया तो खुद के लिए फायदे के लिए था, बट वो चीजें अल्टीमेटली हमारे लिए भी काम आ गई। तो ये जब देश से हमारे गए हैं तो हमको एक रेडीमेड सेटअप मिल गया है, बना बनाया सेटअप मिल गया, जिसके लिए हमको ज्यादा मेहनत फिर नहीं करनी पड़ी। तो इस चैप्टर के अंदर डेफिनेटली मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करा देता हूं, चैप्टर हमारा बहुत इजी है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। 10 पॉइंट्स के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की सिचुएशन कैसी है, जब वो आए तो उन्होंने किस तरीके से हमारा शोषण किया, किस तरह से हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, हम कैसे गतिहीन इकोनॉमी की तरफ चले गए। मतलब पहले अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी समृद्ध थे, सोने की चिड़िया, पर इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की, ऐसे ऐसे काम किए कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई चली गई, गतिहीन हो गए, हम लोग आगे अच्छे से बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो ये सिचुएशन हमको यहाँ स्टडी करने को मिली। फिर इंडियन इकोनॉमी की हालात कैसे हैं जिस वक्त हम आज़ाद हुए, तो ये फीचर्स। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आ रही है, जिस वक्त हम आज़ाद हुए एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है।
फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है, फॉरेन ट्रेड कैसा है, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये टॉपिक्स हमको सीक्वेंस में सब स्टडी करने को मिलते हैं और ये टॉपिक आपके बुक्स में भी एज इट इज दिए होंगे। फिर लास्ट में आपको कह रहा है कि ब्रिटिश रूल जो हमारा इंडिया में आया है उनका हमारे ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहा, आखिर हमको उनसे सीखने के लिए क्या मिला। तो ये हमारा एक सिंपल सा चैप्टर था जिसको हम कह रहे थे इंडियन इकोनॉमी, जो हम देख रहे थे कि जब हम आज़ाद हुए हैं उस वक्त हमारे हालात कैसे हैं। 10 पॉइंट्स, बहुत सिंपल। वीडियो को रिकैप कर सकते हैं, इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स भी दिए हुए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी टॉपिक को डायरेक्ट स्किप करके भी देख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।